हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे। ये जो चैप्टर है वो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई मेन, जेई एडवांस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल जेई मेन में 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, एडवांस भी पूछता है और जो आपका नीट है उसमें तो 2 क्वेश्चन इसका आता ही रहता है। ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन, ये जो टर्म है इसको आप लोग पहले भी सुने होंगे, 8th 9th में भी या 10th में 11th में भी आप लोग जानते होंगे सॉल्यूशन। इसमें होता क्या है कि जो आपका सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो जो कंपोजिशन बन के आता है दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें एक लाइन में तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज द मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances। ठीक है, दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को अगर हम लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो जो भी आपका कंपोजिशन बनता है दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन को देखें तो सॉल्यूशन में आपके 2 पार्ट होंगे, एक आपका सॉल्यूट होगा तो दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होगा, जिसका अमाउंट क्या होगा वो स्मॉलर अमाउंट में होगा, जो स्मॉलर अमाउंट में होगा या स्मॉलर क्वांटिटी में होगा दैट इज नोन एज सॉल्यूट। जो आपका बिगर क्वांटिटी में होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, जिसका अमाउंट कम रहेगा वो सॉल्यूट के नाम से जाना जाएगा और जिसका अमाउंट ज्यादा रहेगा वो सॉल्वेंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा था 2 और मोर देन 2। तो अगर 2 सब्सटेंसेस का आप क्या कर लिए, मिक्सचर कर लिए, तो जो सॉल्यूशन बन के आएगा उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें आपके 2 ही सब्सटेंस है। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा सब्सटेंस आ गए, अगर 3 आ गया तो क्या उसको बोलते हैं टर्सनरी सॉल्यूशन, और अगर 4 आ गया तो उसको क्या बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। लेकिन 12th वाले सिलेबस में आपको केवल बाइनरी सॉल्यूशन से डील करना है। तो किसको पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि एक आपका सॉल्वेंट रहेगा, दूसरा क्या रहेगा सॉल्यूशन। और एक और बात कि बाइनरी जो आपको पढ़ना है साथ में कौन सा सॉल्यूशन का होता है, ट्रू सॉल्यूशन भी होगा। क्या है उसका, ट्रू सॉल्यूशन का पढ़ाई करना है। ट्रू सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो आपका सॉल्यूशन वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका ट्रू सॉल्यूशन है, दूसरा आपका होता है कोलाइडल और तीसरा क्या होता है सस्पेंशन। अगर सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 0 से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में वेरी करता है तो जो आपका सॉल्यूशन बनता है दैट इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस नेचर का। कैसा होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, होमोजीनियस नेचर का। इसका मतलब क्या समझेंगे कि जो भी आपका सॉल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में यूनिफॉर्मली क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है ना, ऐसा आपका नहीं हुआ कि एक जगह पर आपका सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा ग्रेटर हो गया और अगले जगह पर उसका अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, हर जगह क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो आपको एक्चुअली में करना क्या है, जो इस सिलेबस में जो सॉल्यूशन आपको पढ़ना है 12th में, वो पढ़ना है ट्रू सॉल्यूशन। इसका नेचर क्या रहेगा, होमोजेनस, और दूसरा बाइनरी, यानी कि 2 ही सब्सटेंस का कंपोजिशन पढ़ना। एक आपका जिसका अमाउंट कम रहेगा सॉल्यूट के नाम से जानेंगे, जिसका अमाउंट ज्यादा रहेगा उसको क्या जानेंगे, सॉल्वेंट के नाम से जानेंगे। अब एक बात आपके दिमाग में और आएगा कि जैसे कितना अमाउंट आपने सॉल्यूट का, कितने अमाउंट सॉल्वेंट में मिला दिया। एक क्वेश्चन दिमाग में उठेगा ना कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का, कितने अमाउंट सॉल्वेंट में आपने क्या कर दिया, उसको मिक्स कर दिया। ठीक है, तो आप इसको कैसे मेजर कर पाएंगे, इसे आपसे अगर कोई पूछ ले तो कैसे आप इसको बताएंगे कि जो भी, जैसे मान लीजिए जैसे आपका कोई कंटेनर था ऐसे, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या रख दिया हमने, वाटर रख दिया। ऐसे एक और कंटेनर लिया, उसमें भी हमने क्या रख दिया, वाटर भी रख दिया। लगाइएगा सब, ठीक है। और जो इसमें वाटर का अमाउंट था वो वाटर का अमाउंट हमने क्या कर दिया है, बराबर कर दिया। इसमें भी जितना वाटर था उसमें जो वाटर का वॉल्यूम था दोनों में हमने बराबर कर दिया। अब इसमें जाके हम 1 ग्राम का मिला दिए NaCl मिला दिए। ठीक है, अब इसका अमाउंट कब रहेगा, उसका बोला जाएगा सॉल्यूट, और जिसमें मिला क्या बोला जाएगा, सॉल्वेंट। सिंपल बात है। ऐसे इसमें जाके क्या मिला दिए, इसमें 2 ग्राम का मिला दिए NaCl मिला दिया।
तो यहाँ भी आपका NaCl सॉल्यूट ही है क्योंकि उसका अमाउंट क्या था, कम था। अब बात ये है क्या इन दोनों का जो कंपोजिशन है, इन दोनों में अगर ध्यान से देखें तो आपका सॉल्यूट भी सेम है और जो दोनों में सॉल्वेंट भी सेम है। सॉल्वेंट का अमाउंट हमने दोनों में बराबर रख दिया था, लेकिन जो सॉल्यूट का अमाउंट को क्या कर दिए हैं, वेरी करवा दिए। ठीक है, जो सॉल्यूट का अमाउंट था वो वेरी करवा दिए। तो अगर आपको अगर आपको मेजर करना कि इन दोनों में से ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो जाएगा कि कम सॉल्वेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट आपने क्या कर दिया, डिजॉल्व कर दिया, मतलब उतना ज़्यादा क्या रहेगा, वो कंसंट्रेटेड। और अगर ज़्यादा सॉल्वेंट में कम से कम ही अगर आपने सॉल्यूट डिजॉल्व किया तो क्या उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड। तो क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड। तो आप इसको कैसे मेजर कर पाएंगे, कोई ऐसा पैरामीटर है जिसके थ्रू आप इसको मेजर करते हैं? तो जिन पैरामीटर के हेल्प से इनको मेजर करते हैं, दैट पैरामीटर इज नोन एज कंसंट्रेशन टर्म्स। उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स के नाम से लोग जानते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म बहुत से होते हैं। जैसे आप मोलरिटी जानते होंगे, नॉर्मलिटी, क्योंकि इसके पहले लेवल में तो आपको पढ़ाया ही गया होगा मोल कॉन्सेप्ट के अंदर में। मोलरिटी होता है, नॉर्मलिटी होता है, फॉर्मेलिटी होता है, मोल फ्रैक्शन होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, इस चैप्टर के अंदर में इन कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में भी आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका जरूरत पड़ेगा। तो एक बार मैं फिर इसको इस वाले पोर्शन के बारे में फिर से बता दूंगा, भले आप लोग पढ़े हैं, अच्छी तरीके से फिर से हम लोग डील करेंगे। और कर क्या रहे हैं कि जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर है इसको और इजीली समझने के लिए इसमें जितने मेन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को पहले मैं लिख देता हूँ, फिर एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो जो सबसे पहला पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। पहले क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो जरूरी बात है वो है आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए दो लॉ आए हैं, एक का नाम है हेनरी लॉ, एक का नाम है राउस लॉ। जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से सब पे जाके डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है ना। तीसरा बात है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं, सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि केवल किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल के अमाउंट पे केवल डिपेंड करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि मेनली चार होते हैं। क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, जब बाद में पढ़ा जाएगा तो अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चौथा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पाई से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पाई से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो भी आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये केवल वैलिड पता है किसके लिए रहता है, ये केवल आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, ये वैलिड रहता है। किसके लिए रहता है, केवल आइडियल सॉल्यूशन। अभी आइडियल सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अगला बात आपके दिमाग में आएगा कि जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं रहता तो बताइए क्या पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल थे वो किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को, जिसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम जानते हैं। तो ये क्यों काम कर रहा था जिसमें आइडियल सॉल्यूशन में। तो अगला बात आएगा कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहेगा तब बताइए, आखिर इसमें भी तो नंबर ऑफ पार्टिकल आपके सॉलिड की क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो वहां पर एक नया फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं, वांट हाफ लिख दिया था, उसको हम लोग बोलते हैं वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ क्या है, वो फैक्टर, उसको कैसे लिखते हैं, वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे लिखते हैं उसको, आई से। ये आपका किसके लिए पढ़ते हैं, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ये कहाँ वैलिड होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है ना। और सबसे लास्ट वाला एक और पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को हम लोग एक 5 पार्ट में डिवाइड करके उसके बाद स्टडी करेंगे, तो पूरा का पूरा आपका चैप्टर भी कवर हो जाएगा और अच्छी तरीके से आप समझ भी लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इसके ऊपर, कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है। चलिए कंसंट्रेशन देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो कंसंट्रेशन बहुत सिंपल सा
कितना अमाउंट सॉल्यूट का, वो सिंपल प्रेस समझ लीजिए, कितना अमाउंट सॉल्यूट का पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन। ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve per unit volume of solution or per kg of solvent, per kg of क्या solvent, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। मतलब जो आपका सॉल्यूट पर कितना अमाउंट डिजॉल्व है, एक होगा कि वॉल्यूम के सॉल्यूशन के टर्म में लोग मेजर करते हैं, दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट के, कि जो आपका सॉल्वेंट होगा उसके पर केजी में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका डिजॉल्व है, उसी को सारे लोग मोलरिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो आप दोनों मेजर कर सकते हैं, मास में भी आप मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम और मास दोनों के टर्म में आप इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं जो आपका कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म्स, इसको थोड़ा हम इस तरीके से स्टडी करते हैं कि बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं जो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और बहुत सारे टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये वाला बात आप इस नाते इसको बता रहे हैं क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगी। ठीक है। कि बहुत सारे टर्म्स ऐसे होंगे जो किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे, बहुत सारे टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते होंगे। तो एक्चुअली आपको यहाँ पे उन सारे टर्म्स के बारे में ज़्यादा स्टडी करना है जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करते हो। उसका मैं रीजन बताऊंगा कि ऐसा इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं कि एक जो होगा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और दूसरा जो टाइप का होगा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना। तो एक हो जाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब होता क्या है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट वही सारे टर्म्स होते हैं, वही सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि किस पे डिपेंड करते हैं, वॉल्यूम पर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम आपका क्या कर जाता है, एक्सपैंड कर जाएगा। तो जब वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगा, अगर वॉल्यूम वाला टर्म उस पार्टिकुलर कंसंट्रेशन टर्म में इन्वॉल्व है, तो अगर वॉल्यूम चेंज करेगा तो पक्का आपका कंसंट्रेशन होगा वो क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो जो टर्म्स वॉल्यूम पे डिपेंड करते होंगे वो पक्का किस पे डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर पे। और जो मास पे डिपेंड करते होंगे, लोग जानते हैं कि जो आपका मास होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइए चाहे घटाइए तो क्या करेगा, जो आपका मास है, मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, एक एक करके हम लोग पूरा स्टडी कर लेंगे। जितने सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स होंगे सारा स्टडी करेंगे एक तरफ से। ठीक है। पहला क्या है, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम आ गया। ठीक है। तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम सबको अच्छे तरीके डिस्क्राइब करेंगे बाद में। 1% क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इधर का अगर बात करें तो परसेंट एक वेट बाई वेट भी होता है। जो आपका न्यूमरेटर का रहता है क्या रहता है, आपका सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका डिनोमिनेटर होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो अच्छा दूसरा अगर देखें इसमें तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी ऐसे लिखते हैं इसको कैपिटल एम से। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आ गया, यानी कि क्या करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इधर का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी कैसे लिखते हैं उसको, स्मॉल एम से। ठीक है। इधर एक और आएगा नॉर्मेलिटी, कैसे लिखते हैं, कैपिटल एम से। ठीक। इधर क्या कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं इसको, कैपिटल से। यहाँ पर सारा का सारा जो टर्म है सब में क्या इन्वॉल्व है, केवल मास इन्वॉल्व। और जहाँ मास इन्वॉल्व रहेगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। आप चाहे टेम्परेचर रेस कीजिए चाहे उसको क्या कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए, लेकिन जो यहाँ का कंसंट्रेशन टर्म था वो वेरी नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। ठीक है। और अगर बात कर लें तो एक होता है पार्ट पर मिलियन, पीपीएम भी होता है। तो एक होगा पीपीएम मास बाई यानी कि वेट बाई वॉल्यूम, और एक होगा पीपीएम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इधर हो जाएगा पीपीएम वेट बाई वेट। ठीक है।
ठीक है। और एक और नया क्वांटिटी आया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी के नाम से जानते हैं। प्रॉपर फॉर्मेलिटी है, इसको स्मॉल एल से लिखते हैं, जो कि क्या है वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब जितने हमने यहाँ पे टर्म लिखे हैं सारे टर्म्स के बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। लेकिन एक और बात है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल बात बताने जा रहे हैं। देखिएगा कि जो भी टर्म्स आपके वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे क्या था जो वॉल्यूम पे डिपेंड जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा था कि टेम्परेचर वो डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो कभी कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाले क्वांटिटी थे उसके टर्म में आपका क्वेश्चन पूछेगा और आंसर जानते हो क्या पूछेगा, आंसर पूछेगा। ये यहाँ पे आपका गिवन डेटा रहेगा, जो पैरामीटर टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं उसका टर्म क्या रहेगा, वो आपका गिवन डेटा रहेगा। और आपसे आंसर पूछेगा कि जो कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड ना करते हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यानी कि इस जोन के जितने पैरामीटर हैं उनको इस वाले दूसरे वाले जोन के पैरामीटर से क्या करना पड़ेगा, रिलेट करने के लिए कोई ना कोई क्वांटिटी आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई ऐसा क्वांटिटी है जो कि टेम्परेचर टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले पैरामीटर हो, जबकि इससे जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले पैरामीटर से, तो होगा क्या कि आप इन पैरामीटर्स को इन वाले दूसरे वाले पैरामीटर में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर ले जाएंगे, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कि वॉल्यूम और मास दोनों को जोड़ता हो, क्योंकि अगर वॉल्यूम मास को जोड़ने वाला कोई पैरामीटर होगा तो उसके हेल्प से आप इन पैरामीटर्स को इन वाले पैरामीटर में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर ले जाएंगे, ठीक है। और वॉल्यूम और मास को जोड़ने वाला एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो पक्का आपको डेंसिटी का जरूर पड़ेगा, या तो आपका डेंसिटी क्वेश्चन में दिया रहेगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, या तो आपको उसका पता होना चाहिए, कभी आप क्या कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे। जब ये वाला कॉन्सेप्ट बात करेगा आपका कि जब आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले पैरामीटर का रिलेशनशिप जानना होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामीटर वाले से, ठीक है ना। तो यहाँ तक पहले कर लीजिए, इसके फॉलो लीजिए, फिर एक एक करके हम डिफाइन करना शुरू करते हैं, ठीक है। ले लीजिए जल्दी से। तो पहला क्वांटिटी हम लोग क्या था, एक एक क्वांटिटी पर हम लोग डिफाइन करेंगे। पहला क्या था, पहला वो क्वांटिटी था कि परसेंट वॉल्यूम बाय परसेंट, एक वेट बाय वॉल्यूम था एंड परसेंट वॉल्यूम बाय क्या था, वॉल्यूम था। तो पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कितने टर्म्स हैं एक के बारे में हम लोग स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना। तो परसेंट पहला लेते हैं, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या है, बहुत सिंपल सा बात है। ये क्या है कि वॉल्यूम के वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूट इसमें ग्राम में बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी इसमें ml में, इनको क्या कर देना है 100। इनका जो रेशियो आएगा दैट इज नोन एज परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। हमेशा दिमाग में यही रखना कि जितने भी परसेंट करने वाले टर्म्स आएंगे, जितने भी परसेंट वाले टर्म आएंगे और फ्रैक्शन टर्म आएगा, जितना फ्रैक्शन टर्म आएगा उसमें नॉर्मली न्यूमरेटर में आपका सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा और जो आपका डिनोमिनेटर है उसको रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूशन को। ये दिमाग में आपको रखना है, जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूशन। तो हम लोग करते क्या है कि जब इसको परसेंट में आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है तो नॉर्मली करते क्या है कि जो भी आपका सॉल्यूशन है उसके अमाउंट को हम लोग 100 मान लेंगे। क्या मान लेते हैं 100, अगर ml में करना तो 100 ml मान लेंगे। और एक और क्वांटिटी आएगा अभी परसेंट वेट बाय वेट, तो वहाँ पर नीचे वाले क्या मान लेंगे 100 ग्राम मान लेंगे, जिससे आपको क्या करना है तो होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगा। ऐसा जरूर नहीं कि आप 100 मानेंगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप कुछ भी मान लेंगे क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन 100 मानने पर क्या होगा क्वेश्चन बहुत आसानी से आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक और एक्सेप्शन है कहाँ पर, मोलरिटी में। मोलरिटी में क्या होगा, जो आपका मोलरिटी है वहाँ पर डिनोमिनेटर केवल सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, बाकी हर जगह जहाँ डिनोमिनेटर है वहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो सॉल्यूशन के अमाउंट को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ये बात आपके दिमाग में रखना है। तो एक ये बात हो गया। दूसरा क्या होगा, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको भी कर लो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वो भी किसमें ml में, बाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें ml में, इनटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। और हमने बोल दिया कि अगर वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन का एज्यूम करना हो तो कितना हम मानेंगे, हमेशा एज्यूम कितना कर लेंगे 100। यहाँ पे जो आप एज्यूम करेंगे कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
वो कितना लेंगे हमेशा 100 ml लेंगे, 100 का लेंगे ग्राम में लेंगे। और यहाँ तो भी ग्राम वाला आया नहीं, ग्राम किसमें जाएगा, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले में है ना, परसेंट वेट बाई वेट, तो वहाँ आएगा, वहाँ पर कर लेंगे। और यहाँ पर क्या आएगा कि वो 100 ml। ठीक है ना, इतना बात हुआ। अब आगे दूसरा वाला करते हैं। दूसरा कीजिए मोलरिटी। दूसरा क्वांटिटी क्या था, मोलरिटी कैसे लिखते हैं इसको, कैपिटल एम से। क्या था, मतलब बहुत आसानी इसको डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। ठीक है ना, बताइए मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में। ठीक है ना, तो अगर नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे निकालते हैं कि कितना आपका गिवन वेट है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या सिखाएंगे आप बताइए, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यही आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। तो अगर वेट मान लेते हैं उसका W है और मोलर मास क्या मान लेते हैं उसका m0 है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू W बाई m0। अब बताइए मोलरिटी इक्वल टू क्या रखोगे, मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ही तो था, नंबर ऑफ मोल बाई क्या था, तो ये नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल आपने कैसे निकाला, W बाई m0 और वॉल्यूम किसमें था, लीटर में। देखिए बात हो गया फॉर्मूला। ठीक है ना, अब नॉर्मली होता क्या कि क्वेश्चंस में आपका जो वॉल्यूम है वो ml में रिप्रेजेंट किया रहता है, हमेशा किसमें दिया रहता है, नॉर्मली इसमें ml में। तो ml में या तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए। या ऐसा भी होता है कि जो आपका वॉल्यूम लीटर में दिया है उसको आप यही ml में कन्वर्ट करके एक नया फॉर्मूला भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कर लीजिए W अपॉन कितना हो जाएगा, m0। तो यहाँ पर अगर भी आप अगर ml में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम लोग को पता है कि 1 ml इक्वल्स टू बी 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर, ये बात सारे बच्चों को पता होना चाहिए। एक लीटर में कितना ml होगा, 10 पावर 3 ना, तो हम उल्टा लिख रहे हैं, तो 1 ml इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 पावर माइनस 3 लीटर। तो यहाँ अगर इनटू 10 पावर माइनस 3 करोगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से m इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या आ गया, 1000 इंटू W बाई कितना हो जाएगा, m0 b इंटू कितना आ जाएगा। ठीक है ना, एक ये बात आप कर सकते हैं। यहाँ से वेट भी निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि फॉर्मूला आ गया तो आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। W इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इंटू m0 b इंटू कितना आ जाएगा, ml से बाई कितना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से सब लोग स्क्रीनशॉट का ले लेंगे और नोट्स बना लें। उसके बाद जो बचा हुआ क्वांटिटी में उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।